नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रीड अप ऑन में। पॉलिटी का टेस्ट नंबर 10 लेकर आज हम आपके सामने आए हैं, जो कि संबंधित है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अर्थात कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आपको ध्यान रखना है कि ये जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पेन पेपर अपना साथ लेके बैठिए। जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मेरे द्वारा डिस्कस किए जाएंगे आप उन्हें नोट भी करते रहिए। साथ ही साथ अगर आपने प्रीवियस वीडियोस यानी पॉलिटी का टेस्ट नंबर 1 से लेकर 9 तक नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें जा कर के देख सकते हैं, जिससे अगर आप डेली टू डेली पॉइंट्स को नोट कर रहे हैं, क्वेश्चंस पे ध्यान दे रहे हैं, तो आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में आपका पॉलिटी से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार आप लोग वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दें। वीडियो को शेयर करने से ज़्यादा लोग इस वीडियो से जुड़ पाएंगे और अधिक से अधिक लोगों का फ़ायदा हो सकेगा। तो आप वीडियो को एक बार शेयर कर दें ताकि आपके जो दोस्त मित्र या फिर भाई बंधु हैं उन तक भी ये वीडियो पहुंच जाए। चलिए, तो फिर उम्मीद है कि आप लोगों ने ऐसा किया होगा और आगे पेन और पेपर साथ रखा होगा ताकि आप वैल्यू पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर पाएँ। शुरू करते हैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले एक बार चर्चा कर लेते हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के नियुक्ति, कार्यकाल एवं उसके द्वारा यूज़ किए जा रहे विशेषाधिकारों को, यानी किसके प्रति जिम्मेदार होता है, कर्ता क्या है, उसके कार्य क्या हैं, संविधान में इसका पद जो है वो कहाँ वर्णित है, नियुक्ति किसके द्वारा होती है, कितने समय इसका कार्यकाल रहता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इससे संबंधित सवाल एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र पद की व्यवस्था की गई है, जिसे संक्षेप में महालेखा परीक्षक कहा जाता है। साथ ही साथ डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा। किसने कहा है? तो वो कहा है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत सरकार के रक्षकों में से एक होगा। इन रक्षकों में उच्चतम न्यायालय, निर्वाचन आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग शामिल हैं। ये बात अंबेडकर जी द्वारा कही गई थी। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो की आयु तक होता है। इससे पहले वह राष्ट्रपति के नाम किसी भी समय अपना त्यागपत्र दे सकता है। राष्ट्रपति द्वारा इसे उसी तरीके से हटाया जा सकता है जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। ये बात ध्यान रखने वाली है कि इसको पदमुक्त करने की प्रक्रिया ठीक वैसी ही है जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो सदन के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत के साथ उसके दुर्व्यवहार या अयोग्यता, ये 2 आधार हैं जिसके आधार पर उसे पद मुक्त किया जा सकता है। कौन कौन से? दुर्व्यवहार या अयोग्यता पर प्रस्ताव पारित करके उसे हटाया जा सकता है, यानी अगर उसका व्यवहार अच्छा नहीं है या फिर वो उस पद के लिए अयोग्य या अक्षम हो गया है तो उसे हटाया जा सकता है। अब हमने एक वर्ड यूज़ किया था कि जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद है उसे स्वतंत्र पद कहा था मैंने। तो ऐसा कहने के पीछे जो मेरे रीज़न था वो था कि इसे कार्यकाल की सुरक्षा मुहैया कराई गई है। यानी आपको पहले ही देखा कि 6 वर्ष या 65 वर्ष तक, और जो हटाने की प्रक्रिया है वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरीके से है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं रहता, जैसा कि राज्यपाल को कार्यकाल की सुरक्षा नहीं है क्योंकि वो राष्ट्रपति के ब्लेसिंग पे रहता है, जबकि ये इसको हटाना है तो आपको एक प्रस्ताव पारित करना ही होगा। जब
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपने पद से मुक्त होता है तो वह भारत सरकार के अधीन किसी भी या राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद को ग्रहण नहीं कर सकता है। ये तो दूसरा पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करने लायक है कि जब यह अपने पद से मुक्त होगा तो यह भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई भी पद धारण नहीं कर सकता। इसका वेतन भत्ते एवं सेवा शर्तें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होती हैं। साथ ही साथ भारतीय लेखा परीक्षक लेखा विभाग के कार्यालय में काम करने वाले लोगों की सेवा शर्तें और नियंत्रक महालेखा परीक्षक की प्रशासनिक शक्तियां ऐसी होती हैं जो महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों के तहत होती हैं। यानी इसके कार्यालय में कार्य करने वाले लोगों, साथ ही साथ इसके लिए जो विनियम नियम बनाए जा रहे हैं, प्रशासनिक शक्तियां बनाई जा रही हैं, वो इसी के द्वारा परामर्श करके बनाई जाती हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इसको कार्यकाल की सुरक्षा भी है। अब बात करते हैं महालेखा परीक्षक एवं नियंत्रक के कर्तव्यों की। तो आर्टिकल 149 इसको यह अधिकार देता है कि वह केंद्र, राज्य या किसी अन्य प्राधिकरण या संस्था के महालेखा परीक्षक से जुड़े लेखा मामलों को व्यवस्थापित करे। यानी 149 के अनुसार इसको यह अधिकार प्राप्त होता है, संसद को अधिकार प्राप्त होता है। इसी से जुड़े संसद ने महालेखा परीक्षक कर्तव्य, शक्तियां और सेवा शर्तें अधिनियम 1971 बनाया था। इस अधिनियम को 1976 में केंद्र सरकार द्वारा ही संशोधित भी किया गया। संसद एवं संविधान द्वारा जो स्थापित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य एवं कर्तव्य हैं वो निम्नवत हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसको बहुत जरूरी है कि यह भारत की संचित निधि एवं राज्य की संचित निधि और प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश की संचित निधि जहां विधानसभा हों के सभी व्यय संबंधी लेखाओं का परीक्षण करता है। कौन कौन? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, साथ ही साथ ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभाएं हैं उनके लेखाओं की परीक्षण का कार्य जो है वो सीएजी द्वारा किया जाता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के किसी विभाग द्वारा ट्रेडिंग, विनिर्माण लाभ, हानि लेखाओं, तुलन पत्रों और अन्य अनुषंगी लेखाओं की लेखा परीक्षा सीएजी के द्वारा ही की जाती है। वे सभी निकाय एवं प्राधिकरण जिन्हें केंद्र या राज्य सरकारों से अनुदान मिलता है, सरकारी कंपनियां, संबद्ध निगम, इन सारे के लेखा परीक्षण का कार्य कौन करेगा? करेगा सीएजी। सीएजी ऋण, निक्षेप निधि, जमा, अग्रिम, बचत खाता, धन प्रेषण व्यवसाय से संबंधित केंद्रीय और राज्य सरकारों के सभी लेन देनों की परीक्षण है वो सीएजी करता है। साथ ही साथ केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है और उसे संसद के पटल पर रखते हैं। यानी ये बात लिखी गई है आर्टिकल 151 में। 151 कहता है कि जो सीएजी है वो संबंधित जो लेखों की रिपोर्ट है उस किसको सौंपेगा? राष्ट्रपति को। उसके माध्यम से कहाँ आएगी? संसद में। साथ ही साथ वह किसी कर या शुल्क की शुद्ध आगमों के निर्धारण का प्रमाणन भी करता है आर्टिकल 279 के तहत। यहाँ शुद्ध आगमों का जो वर्णन है वो है कर या शुल्क प्राप्तियों से। महालेखा परीक्षक संसद का एजेंट होता है और उसी के माध्यम से खर्चों का लेखा परीक्षण करता है। इस तरह वह केवल संसद के प्रति जिम्मेदार होता है। सीएजी को यह निर्धारण करना होता है कि विधिक रूप से जिस प्रयोजन हेतु धन दिया गया है वह उसी प्रयोजन हेतु खर्च भी किया जाए। क्या यह खर्च इस हेतु प्राधिकार के अनुरूप था? और इस प्रकार के अनेक कार्य सीएजी द्वारा किए जाते हैं। व्यय की व्यर्थता, दिखावेपन और साथ ही साथ अतार्किक व्यय पर यह नियंत्रण लगाने का भी कार्य करता है। ठीक है। साथ ही साथ सीएजी के लिए एक और कार्य है जो निगमों से संबंधित है। तो कुछ निगमों का लेखा परीक्षण सीएजी के द्वारा किया जाता है।
उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें तो दामोदर घाटी तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस कॉरपोरेशन एवं अन्य के लेखा परीक्षण का कार्य भी किसके द्वारा, सीएजी के द्वारा ही किया जाता है। यदि राष्ट्रपति या राज्यपाल निवेदन करते हैं तो जो स्थानीय निकाय हैं उनके लेखा परीक्षण का कार्य भी सीएजी के द्वारा ही किया जाता है। तो सीएजी से संबंधित जो अनुच्छेद दिए गए हैं संविधान में वो क्रमशः हैं 148, जिसमें बात हो रही है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होंगे। 149 सीएजी के कार्य एवं शक्तियाँ, 150 संघ एवं राज्यों के लेखाओं के प्रकार यानी अकाउंट्स के टाइप, और 151 में अंकेक्षण का प्रतिवेदन वो कहाँ सौंपेगा इसकी बात की गई है। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा कि जैसे निगम का भी लेखा परीक्षण, राज्य सरकारों के लेखाओं का परीक्षण, केंद्र सरकार के लेखा का परीक्षण, ये कार्य सीएजी करता है। संसद का एजेंट होता है, संसद के प्रति ही जिम्मेदार है। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक कार्यकाल है। हटाने की प्रक्रिया न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही है। कार्यकाल की सुरक्षा प्राप्त है। अनुच्छेद 148 के तहत भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, इसकी बात की गई है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भी इसको जो स्तंभ हैं कार्यपालिका पर कंट्रोल करने के लिए उसमें एक महत्वपूर्ण जो है भाग माना है कि भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा कौन, तो वो बोला सीएजी। उसके अलावा उन्होंने उच्चतम न्यायालय, निर्वाचन आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग का भी नाम लिया है। तो ये बात संबंधित थी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थी। चलिए अब प्रश्नों को ले लेते हैं इससे संबंधित। तो पहला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है कि भारत के समपरीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान होता है योजना आयोग, वित्त आयोग, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत का महान्यायवादी। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुच्छेद 148 ये कहता है कि भारत में एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा और साथ ही साथ उसके कार्य और शक्तियां कहाँ दी गई हैं, 149 में। ध्यान रखिएगा 149 में उसकी कार्य एवं शक्तियों का वर्णन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित है, संसद में, राष्ट्रपति में, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में, केंद्रीय वित्त मंत्री में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति सीएजी में है। यानी सीएजी सरकार के व्यय की जांच करता है। वह यह जांच करता है कि जिस हेतु धन आवंटित किया गया है उसी प्रयोजन हेतु उस धन को खर्च किया जा रहा है। अनावश्यक व्यय पर भी कंट्रोल करने का कार्य सीएजी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से वह कौन सा अधिकारी है जो भारत सरकार के वित्तीय लेन देनों के लेखाकरण का जिम्मेदार होता है, वित्त सचिव, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महालेखा नियंत्रक, डी अध्यक्ष वित्त आयोग। तो इस प्रश्न का भी जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न होगा हमारा प्रश्न नंबर 4, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी किसके लिए मुख्य लेखाकार का लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करता है, संघ सरकार के लिए, राज्य सरकार के लिए, संघ तथा राज्य सरकार के लिए, ना संघ के लिए और ना राज्य सरकार के लिए। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, संघ एवं राज्य सरकार दोनों के लिए कार्य एवं शक्तियां अनुच्छेद 149 के तहत संसद को यह प्राधिकार प्राप्त है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5, लेखा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य किसके व्यय पर नियंत्रण करना होता है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, उपर्युक्त सभी। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, उपर्युक्त सभी, किसके व्यय पर नियंत्रण करना लेखा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है।
प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कार्यपालिका। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, भारत के केंद्रीय स्तर पर लेखांकन तथा लेखा परीक्षण किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? ए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, लोक लेखा समिति, अनुमान समिति, उपर्युक्त सभी। भारत के केंद्रीय स्तर पर लेखांकन तथा लेखा परीक्षण किसके अंतर्गत आता है? प्रश्न नंबर 6। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। यद्यपि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन इसको हटाने का जो प्रक्रिया है वो किसके तरह है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद सृजित किया गया था? संसदीय अधिनियम के द्वारा, संविधान द्वारा, मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा, इनमें से कोई नहीं। जो इसका पद सृजित किया गया है उसके बारे में बताना है कि किसके द्वारा किया गया। संसदीय अधिनियम द्वारा, संविधान द्वारा, मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि आर्टिकल 148 कहता है कि भारत में एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9, कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल सेवानिवृत्त होते हैं नियुक्ति के 6 वर्ष बाद या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर, नियुक्ति के 6 वर्ष बाद या 62 वर्ष की आयु, नियुक्ति के 5 वर्ष बाद या 62 वर्ष की आयु, नियुक्ति के 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, नियुक्ति के 6 वर्ष बाद या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूरा हो जाएगा इसको सेवानिवृत्त होना होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? ये बात आपको बतानी है। 63, 76, 148, 280। जल्दी से बताइए कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। 63, 76, 148, 280। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 148। देखिए इसमें 3 आर्टिकल और लिखे हुए हैं। आर्टिकल 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति, ठीक है। और उपराष्ट्रपति ही कौन होता है? राज्यसभा का सभापति। आर्टिकल 76 कहता है कि एक महान्यायवादी, मतलब महान्यायवादी के बारे में आर्टिकल 76 कहता है। और महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। और जो अर्हताएं हैं महान्यायवादी होने के लिए, वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए जो अर्हताएं होती हैं वही होती हैं 76 अनुच्छेद के तहत महान्यायवादी की। यानी अनुच्छेद 76 बात करता है भारत के अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी के बारे में। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आर्टिकल 280 यानी 280 किसके बारे में है। कमेंट सेक्शन में बाद में बताइएगा, इस बात को वीडियो खत्म होने के बाद। आर्टिकल 283 को 280 को आपको अच्छे तरीके से कमेंट सेक्शन में बताना है। आप लोग कमेंट जरूर किया करें ताकि पता चल सके मुझे कि कौन कौन पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं और अच्छे तरीके से मैं वीडियोस को बना सकूं। देखिए फीडबैक पता चलेगा तब भी वीडियो और अच्छी हो पाएगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपने स्कोर्स और जो क्लासेस के बाद मैं आपको होमवर्क बताता हूं तो उसको जरूर बताएं, ठीक है। आज का जो होमवर्क होगा वो होगा आर्टिकल 280 के बारे में आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11 आपके सामने है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पद से केवल किसके द्वारा हटाया जा सकता है? ए, संघ के मंत्रिमंडल के परामर्श से, बी,
उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा। सी, भारत की संसद के दोनों सदनों में संबोधन के उपरांत राष्ट्रपति द्वारा। डी, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। आपको बताना है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को किस तरीके से हटाया जा सकता है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दोनों सदनों में संबोधन के पश्चात प्रस्ताव पारित होगा। प्रस्ताव पारित होगा किससे? विशेष बहुमत के साथ, तो उसको हटाया जा सकता है। उसके दो तरीके हैं, या तो वो उसका व्यवहार जो है वो उचित ना हो, या फिर वो उस पद के लिए अयोग्य हो। अयोग्यता और दुर्व्यवहार के आधार पर सदन में, दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित करके उसे हटाया जा सकता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 12, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पद मुक्त किया जा सकता है उसी प्रकार जिस प्रकार राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, उसी प्रकार जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति द्वारा, इनमें से कोई नहीं। फिर से, उसी प्रकार जिस प्रकार राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, उसी प्रकार जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, उसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति द्वारा, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान ही सीएजी को पदमुक्त किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 13, किन आधारों पर दोष सिद्धि के बाद संसद दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पद से हटा सकती है या हटाया जा सकता है? कदाचार, अक्षमता, दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यानी कदाचार, यानी उसका जो व्यवहार है वो अच्छा नहीं है। अक्षमता, यानी वो उस पद के अयोग्य है। ध्यान रखिएगा, तो दोनों के आधार पर उसको हटाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 14, निम्न में से किस सेवानिवृत्त अधिकारी को सरकार के अधीन किसी पद पर नियुक्त करने पर वर्जना है, यानी वो किसी और पद पर नियुक्त नहीं हो सकता? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, भारत का महान्यायवादी, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। फिर से एक बार, मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी, सॉलिसिटर जनरल, या फिर सीएजी यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 15, किस सेवानिवृत्त नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था? के संथानम, ए.के. चंद्रा, महावीर त्यागी, जे.पी. सेलट। ध्यान से सुनिएगा प्रश्न को। अभी आपने ये पढ़ा हुआ है कि सेवानिवृत्त पदाधिकारी को अधीन किसी पद पर नियुक्त करने की वर्जना है, यानी नियुक्त नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सेवानिवृत्त नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को अध्यक्ष बनाया गया था? के संथानम, ए.के. चंदा, महावीर त्यागी, जे.पी. सेलट। इस प्रश्न का सही जवाब है ए.के. चंदा। ए.के. जो चंदा थे वो आपके थर्ड फाइनेंस कमीशन, जो तीसरा फाइनेंस कमीशन था, उसके अध्यक्ष थे। बना कब था? 1960 में, और कार्य इसने किया था 1962 से 66 तक। हालांकि इस पर विवाद भी हुआ था, लेकिन कभी कभी आपको पता है कि रूल्स एंड रेगुलेशन ब्रेक होकर के सरकारों ने ऐसा कार्य किया हुआ है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये वो दौर था जब सिंगल पार्टी सिस्टम की तरीके से भारत में चलता था। एक ही पार्टी थी जो बार बार जीतती थी, मेजॉरिटी में आती थी, तो कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र होती है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, ए.के. चंद्रा थर्ड फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष बनाए गए थे। बात कर लेते हैं फर्स्ट से लेके 15th फाइनेंस कमीशन तक के अध्यक्षों की। तो जो
निम्न प्रकार से रहे। फर्स्ट के सी नियोगी, सेकंड के संथानम, थर्ड के चंद्रा, फोर्थ पीवी राजमन्नार, फिफ्थ महावीर त्यागी, सिक्स्थ के रेड्डी, सेवेंथ जे.एम. सेलेट, एट्थ वाई.बी. चौहान, नाइन्थ N.K.P. साल्वे, 10th के.सी. पंत, 11th A.M. खुसरो, 12th सी रंगराजन, 13th डॉक्टर विजय एल केलकर, 14th डॉक्टर वाई.वी. रेड्डी एंड 15th होंगे N.K. नियोगी। 14th है डॉक्टर वाई.वी. रेड्डी और जो 15वें हैं वो हैं N.K. सिंह। N.K. सिंह का कार्यकाल कब तक 2020 से लेकर 2025 तक होगा, यह ध्यान रखिएगा, कार्यकाल 2020 से 2025 तक। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 16, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन देता है। ए लोकसभा अध्यक्ष को, बी प्रधानमंत्री को, सी वित्त मंत्री को, डी राष्ट्रपति को। प्रश्न नंबर 16 सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। वो अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट को सौंपता है और उसके बाद उसके माध्यम से संसद पटल पर यह प्रतिवेदन रखा जाता है। तो ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 17, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन सी समिति कार्य करती है, ये बात आपको बतानी है। लोक लेखा प्राक्कलन, सबकारी उपक्रम समिति, विशेषाधिकार समिति। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 17 सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, लोक लेखा समिति। ऑप्शन दिया गया है लोक लेखा प्राक्कलन, सरकारी उपक्रम, विशेषाधिकार समिति। लोक लेखा और प्राक्कलन समिति की चर्चा मैं आपको पिछले वीडियोस में कर चुका हूं। तो आपको एक और क्वेश्चन लिखिए कि आपको बताना है कि लोक लेखा और प्राक्कलन समिति में क्रमशः कितने सदस्य होते हैं। ध्यान रखिएगा, इसके सदस्यों की संख्या आपको बतानी है कि लोक लेखा कुल कितने सदस्य और प्राक्कलन में कुल कितने सदस्य। तो दो क्वेश्चन हो गया, एक हो गया आर्टिकल 280 वाला और एक हो गया अकाउंट कमेटी और प्राक्कलन समिति दोनों, यानी लोक लेखा और प्राक्कलन। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 17, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी निम्न में से किस समिति के मित्र मार्गदर्शक और निर्देशक के रूप में कार्य करता है। लोक लेखा, सरकारी उपक्रम, प्राक्कलन, सार्वजनिक उपक्रम समिति। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लोक लेखा समिति। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 19, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी के संबंध में निम्नलिखित कौन सा सही है या सही हैं। पहला, सीएजी लोक लेखा समिति की बैठकों में भाग ले सकता है। सीएजी लोकसभा और राज्यसभा की बैठकों में भाग ले सकता है। सीएजी अधिकारिता संघ सरकार की शक्तियों के साथ सह विस्तृत है। सीएजी की अधिकारिता संघ सरकार की शक्तियों के साथ सह विस्तृत है। 19 नंबर है, आपको बताना है कि कौन सा जवाब सही होगा। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, केवल एक, यानी ना 2 और ना 3। संघ सरकार की शक्तियों के साथ इसका कोई भी मेल नहीं है। साथ ही साथ ये लोकसभा और राज्यसभा की बैठकों में भाग लेने के लिए इसको आज़ादी नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हुआ? इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर ए, यानी केवल एक। ध्यान रखिएगा, केवल एक इस प्रश्न का सही जवाब हुआ। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 20 जो कि आज का आखिरी प्रश्न है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों पर कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी होती है? उच्चतम न्यायालय, संसद, भारत के राष्ट्रपति, राष्ट्रीय विकास परिषद। जल्दी से बताइए कौन सा जवाब सही होगा। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रतिवेदन राष्ट्रपति
को दे दिया, राष्ट्रपति के थ्रू संसद में रख दिया गया। अब इस पर जो टिप्पणियां इसने की है उसकी जिम्मेदारी संसद की है, ठीक है। तो कभी कभी ये इस पर टिप्पणी भी की जाती है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एक ऐसी संस्था है जिसको कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है। वो जांच तो कर सकती है, इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, लेकिन कार्यवाही करने का जो अधिकार है वो संसद को प्राप्त है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 19 में आपको जो लास्ट स्टेटमेंट लिखी हुई थी सेकंड, यहाँ लोकसभा और राज्यसभा की बैठकों में भाग ले सकता है, ये बात गलत है, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा की बैठकों में भाग लेने का अधिकार किसको है? अनुच्छेद 76 वाले महान्यायाधीश को। भारत का महान्यायवादी होगा कौन? अनुच्छेद 76 के तहत। इस बात की चर्चा हम लोग आगे करेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा कि उसको बैठकों में भाग लेने के अधिकार तो है, बोलने का भी अधिकार है, लेकिन मताधिकार उसको प्राप्त नहीं है। तो ध्यान रखिएगा। तो ये आज के 20 प्रश्न थे। उम्मीद है कि आपको आज महालेखा परीक्षक एवं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित जितने भी प्रश्न थे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में या दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या फिर टेलीग्राम लिंक का जो लिंक दिया हुआ है वहाँ अपना क्वेश्चन हमें भेज सकते हैं। आपको सोल्यूशन जब भी वो क्वेश्चन मैं देखूंगा उसको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मैं ये बात रोज़ कहता हूँ आपसे। तो ये काम थोड़ा सा हमारा भी कर दिया करिए आप लोग कि वीडियो को लगातार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं। जितनी मदद मेरी तरफ से आपकी हो सकेगी वो मेरे द्वारा आपकी की जाएगी। चलिए फिर वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। एक बार फिर कह रहा हूं मैं आपसे, धन्यवाद।